हेलो बच्चों, आज हम अपनी कक्षा 9वीं का पाठ पढ़ेंगे एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। यह पाठ बिचेंद्री पाल जी ने लिखा है। ये हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 से लिया गया है। बिचेंद्री पाल जो थी पहली भारतीय महिला थी एवरेस्ट पर जाने वाली। तो हम सबसे पहले बिचेंद्री पाल का जीवन परिचय पढ़ते हैं, उसके बाद इनके पाठ के सार को सरल शब्दों में समझेंगे। बिचेंद्री पाल का जन्म उत्तरांचल के चमोली जिले में बप्पा गांव में 24 मई 1954 को हुआ। बिचेंद्री अपनी माता हंसादेई नेगी और पिता किशन सिंह पाल की तीसरी संतान है। पिता पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ थे, अतः बिचेंद्री को 8वीं से आगे की पढ़ाई का खर्च सिलाई कढ़ाई करके जुटाना पड़ा। 10वीं पास करने के बाद बिचेंद्री के प्रिंसिपल ने उनके पिता को उनकी आगे की पढ़ाई के लिए सहमत किया। इन्होंने ऐसी विषम स्थितियों के बावजूद संस्कृत से एमए और फिर बीएड की शिक्षा हासिल की। लक्ष्य के प्रति समर्पण भाव ने इन्हें एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव दिलाया। पहाड़ों पर चढ़ने का चाव बचपन से ही था इनको। जब इनका जो बड़ा भाई है वो इन्हें पहाड़ पर चढ़ने से रोकता और इनके छोटे भाई जो इनसे 6 साल छोटा था उसको पहाड़ पर चढ़ने के लिए उकसाता, तब बिचेंद्री को बहुत बुरा लगता था। वह सोचती कि भाई ये क्यों नहीं समझता कि जो काम छोटा भाई कर सकता है वह उसकी ये बड़ी बहन भी कर सकती है। लोग लड़कियों को इतना कोमल नाजुक क्यों समझते हैं। पहाड़ों पर चढ़ने की उसकी इच्छा बचपन से ही पूरी होती रही। चूंकि उसका परिवार साल के कुछ महीने एक ऊंचाई वाले गांव में बिताता था और कुछ महीने पहाड़ से नीचे तराई में बसे एक गांव में। उन महीनों में स्कूल जाने के लिए बिचेंद्री को 5-6 पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी और उतरनी पड़ती थी। बिचेंद्री की पढ़ाई पूरी हुई, उधर इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने एवरेस्ट अभियान पर जाने का साहस रखने वाली महिलाओं की खोज शुरू की। बिचेंद्री इस अभियान में शामिल हो गई। ट्रेनिंग के दौरान बिचेंद्री 7500 मीटर ऊंची मान चोटी सफलतापूर्वक चढ़ी। कई महीनों के अभ्यास के बाद आखिर वह दिन आ ही गया जब उन्होंने एवरेस्ट विजय के लिए प्रयाण किया। तो बच्चों, ये तो था बिचेंद्री पाल का जीवन परिचय। अब हम इस पाठ को सरल शब्दों में समझते हैं। देखिए, पाठ का सार शुरू करती हूँ मैं। आप इसे समझें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा है। इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये और बच्चों के साथ शेयर करें ताकि कक्षा 9वीं के और बच्चे भी इसको पाठ के सार को आसानी से पढ़ सकें और उनको भी जल्दी से ये पाठ जो है समझ में आ जाए। तो इसमें मैंने कुछ तारीखों को ध्यान रखते हुए इस पाठ को सार को बनाया, तो थोड़ा सा आप भी देखिए। और जो मैंने बोल्ड कर रखे हैं लेटर वो इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप वो भी ध्यान रखिए पढ़ते हुए भी और लिखते हुए भी। वो नाम और वो शब्द आपको समझ में आएंगे और आपके एग्जाम में भी कई बार होता है कि उनसे संबंधित क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपको याद रहेंगे। बिचेंद्री पाल अपनी एवरेस्ट की चढ़ाई के सफर की बात करते हुए कहती है कि एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाला दल 7 मार्च को दिल्ली से हवाई जहाज से काठमांडू के लिए चल पड़ा था। उस दल से पहली ही एक मजबूत दल एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए चला गया था, जिससे कि वहां बिचेंद्री वाले दल के बेस कैंप पहुंचने से पहले बर्फ गिरने के कारण बने कठिन रास्ते को साफ कर सके। बिचेंद्री पाल कहती हैं कि नमचे बाजार शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। यहीं से बिचेंद्री पाल ने सर्वप्रथम एवरेस्ट को देखा था। बिचेंद्री पाल कहती हैं कि लोगों के द्वारा बताया गया कि शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर तूफानों को झेलना पड़ता ही है, विशेषकर जब मौसम खराब होता है। 26 मार्च, जब उनका दल 26 मार्च को पेरिस पहुंचा तो हमें बर्फ के खिसकने के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुख भरा समाचार मिला। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई थी और 4 घायल हो गए थे। इस समाचार के कारण बिचेंद्री पाल के अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर छाई उदासी को देखकर उनके दल के नेता कर्नल खुल्लर, देखो ये भी मैंने हाईलाइट कर रखा है ताकि आपको याद रहे कि नेता कर्नल खुल्लर कौन थे। तो कौन थे वो? बिचेंद्री जो उनका अभियान दल था उसके नेता थे।
तो कर्नल खुल्लर ने सभी सदस्यों को साफ साफ कह दिया कि एवरेस्ट पर चढ़ाई करना कोई आसान काम नहीं है। वहां पर जाना मौत के मुंह में कदम रखने के बराबर है। बिचेंद्री पाल कहती कि उपनेता प्रेमचंद जो पहले वाले दल का नेतृत्व कर रहे थे, वे भी 26 मार्च को पेरिस लौट आए। उन्होंने बिचेंद्री पाल के दल की पहली बड़ी समस्या और उनके साथियों को खुम्बू हिमपात की स्थिति के बारे में बताया। उन्होंने बिचेंद्री पाल और उसके साथियों को यह भी बताया कि पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से रास्ते को चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। उन्होंने बिचेंद्री पाल तथा उनके साथियों का ध्यान इस पर भी दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है, जिसके कारण अभी तक के लिए किए गए सभी कार्य व्यर्थ हो सकते हैं और उन लोगों को रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। बिचेंद्री पाल कहती है कि बेस कैंप में पहुंचने से पहले उन्हें और उनके साथियों को एक और मृत्यु की खबर मिली। जलवायु के सही ना होने के कारण उनका जो रसोइया सहायक था उसकी मृत्यु हो गई थी। तो निश्चित रूप से अब बिचेंद्री पाल और उसके साथी आशा उत्पन्न करने की स्थिति में नहीं चल रहे थे। सभी जो थे घबरा गए थे कि इतना कुछ हो गया है। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन बिचेंद्री पाल ने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। बिचेंद्री पाल हैरान होकर खड़ी रह गई। बिचेंद्री पाल कहती है कि दूसरे दिन नए आने वाले अपने ज्यादातर सामान को वे हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने बिचेंद्री पाल तथा उसके साथियों को एल्यूमिनियम की सीढ़ियों की अस्थायी पुलों का बनाना, लट्ठों रस्सियों का उपयोग, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और उनके दल को तकनीकी कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्हें समझाया कि ये सब कैसे इस्तेमाल किया जाता है। बिचेंद्री पाल कहती है कि उनका तीसरा दिन हिमपात से कैंप तक का सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए पहले से ही निश्चित था। रीता गोबू तथा बिचेंद्री पाल साथ साथ चढ़ रहे थे। उनके पास एक वॉकी टॉकी था जिससे वे अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुआ जब रीता गोबू और बिचेंद्री पाल ने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप एक पर पहुंचने वाली केवल वे 2 ही महिलाएं थी। जब अप्रैल में बिचेंद्री पाल बेस कैंप में थी तो तेंजिंग सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ उसके पास उससे मिलने आया था। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत की जाए। बिचेंद्री पाल कहती है कि जब उनकी बारी आई तो उन्होंने अपना परिचय यह कहकर दिया कि वे इस चढ़ाई के लिए बिल्कुल ही नई सीखने वाली हैं और एवरेस्ट उनका पहला अभियान है। तेंजिंग हंसे और बिचेंद्री पाल से कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर चढ़ना पड़ा था। फिर अपना हाथ बिचेंद्री पाल के कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा कि बिचेंद्री पाल एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हैं, उसे तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। अब नई दिनांक अगली आती है 15-16 मई 1984। बिचेंद्री पाल कहते हैं कि 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन वह लोत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन की बने तंबू के कैंप 3 में थी। वह गहरी नींद में सोई हुई थी कि रात के 12:30 बजे के लगभग उनके सिर के पिछले हिस्से में एक सख्त चीज के टकराने की आवाज आई, जिससे उनकी नींद अचानक से खुल गई। साथ ही एक जोरदार धमाका भी हुआ। एक लंबा बर्फ का पिंड उनके कैंप के ठीक ऊपर लोत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था। उसका एक बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा बन गया था। लोब्सांग अपनी स्विस छुरी की मदद से बिचेंद्री पाल और उसके साथियों के तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे। उन्होंने बिचेंद्री पाल के चारों तरफ की कड़ी जमी बर्फ की खुदाई और बिचेंद्री पाल को उस बर्फ की कब्र से निकालकर बाहर खींच लाने में सफल हो गए। बिचेंद्री पाल कहती है कि अगली सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई की प्रातः 8 बजे तक वे सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे। बिचेंद्री पाल और उनके दल के नेता कर्नल खुल्लर ने पिछली रात को हुए हादसे को उनके शब्दों में कुछ इस तरह कहा कि यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का अत्यंत साहस से भरा कार्य था। बिचेंद्री पाल कहती है कि सभी 9 पुरुष सदस्यों को जिन्हें चोट आई थी और हड्डियां टूटी थी वे बेस कैंप में भेजना पड़ा। तभी कर्नल खुल्लर बिचेंद्री पाल की तरफ मुड़े और कहने लगे, क्या वह डरी हुई है? इसके उत्तर में बिचेंद्री पाल ने हाँ में उत्तर दिया।
कर्नल खुल्लर के फिर से पूछने पर कि क्या वह वापस जाना चाहती है, इस पर बिचेंद्री पाल ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया कि वह वापस नहीं जाना चाहती। बिचेंद्री पाल कहती हैं कि दोपहर बाद उन्होंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस और एक थर्मस मतलब दूसरे थर्मस में गर्म चाय भरकर वे नीचे जाने का उसने निश्चय किया। उन्होंने बर्फीली हवा में ही तंबू के बाहर कदम रखा। बिचेंद्री पाल की जय जेनेवर स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला। उन्होंने बिचेंद्री पाल के द्वारा लाई गई चाय वगैरह पी, लेकिन बिचेंद्री पाल को आगे जाने से रोकने की कोशिश भी की, मगर बिचेंद्री पाल को भी उनसे मिलना था। थोड़ा और आगे नीचे उतरने पर उन्होंने उनको देखा कि बिचेंद्री पाल को देखकर वह चौंक गया और बिचेंद्री पाल से कहने लगा कि इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाया। बिचेंद्री पाल ने उन्हें दृढ़तापूर्वक कहा कि वह भी औरों की तरह पर्वतारोही है, इसलिए वह इस दल में आई हुई है। बिचेंद्री पाल कहती हैं कि साउथ कोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। बिचेंद्री पाल कहती है कि अगले दिन वह सुबह 4 बजे उठी। उन्होंने बर्फ को पिघलाया और चाय बनाई। कुछ बिस्किट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद 5:30 बजे वह अपने तंबू से निकल पड़ी। बिचेंद्री पाल कहती है कि सुबह 6:20 पर जब अंगदोर्जी और साउथ कोल से बाहर निकले तो दिन ऊपर चढ़ गया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंडी भी बहुत अधिक थी। बिचेंद्री पाल और उसके साथियों ने बगैर रस्सी के चढ़ाई की। अंगदोर्जी एक निश्चित गति के ऊपर चढ़ते रह गए। बिचेंद्री पाल भी उनके साथ चलने लगी और उसमें उसको कोई कठिनाई नहीं हुई। बिचेंद्री पाल कहती है कि मैं जमे हुए बर्फ की सीधी और ढलाऊ चट्टानों पर इतनी सख्त और भुरभुरी थी, ऐसा लग रहा था मानो शीशे की चादरें बिछी हुई हों। उन सभी को बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा और बिचेंद्री पाल कहते हैं कि उन्हें इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा कि वहाँ पर जो जमे हुए बर्फ थे वो धरती को फावड़े के दांतों से काट सके, मतलब इतनी तेज चलाना पड़ रहा था। बिचेंद्री पाल कहती है कि उन्होंने उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझकर उठाया, क्योंकि वहाँ एक छोटी सी गलती मौत का कारण बन सकती थी। बिचेंद्री पाल कहती है कि 2 घंटे से कम समय में ही वे शिखर के कैंप तक पहुंच गई थी। अंगदोर्जी ने पीछे मुड़कर देखा। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल के शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगे। यदि अब उनका दल इसी गति से चलता रहा तो वे शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। लाटू ने ध्यान दिया कि बिचेंद्री पाल उन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन के प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। बिचेंद्री पाल कहती है कि जैसे ही बिचेंद्री पाल के रेगुलेटर पर ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, बिचेंद्री पाल कहती है कि उनको महसूस हुआ कि सीधी और कठिनाई चढ़ाई भी अब आसान लगने लगी थी। वे कहती हैं कि दक्षिण शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुर बर्फ के कणों के चारों तरफ उड़ रहे थे, जिससे कि दृश्य जो वहां का दृश्य था वो शून्य जैसे दिखाई दे रहा था, मतलब कुछ भी दिखाई देना वहां संभव नहीं था। अनेक बार देखा, केवल थोड़ी ही दूर पर, मतलब ऊंची ऊंची चढ़ाई नहीं थी, ढलान एकदम सीधा नीचे चला जा रहा था। यह देखकर बिचेंद्री पाल कहती है कि उनकी तो सांस मानो रुकी गई थी। उन्हें विचार आया कि सफलता बहुत नज़दीक है। अब वो दिन आ ही गया। 23 मई 1984 के दिन दोपहर का 1:07 पर वह एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली बिचेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला बन गई थी। बिचेंद्री पाल कहती है कि एवरेस्ट की चोटी की नोक पर इतनी भी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति एक साथ खड़े हो जाएं। चारों तरफ हजारों मीटर की लंबी सीधी ढलान को देखते हुए उन सभी के सामने प्रश्न अब सुरक्षा का था। उन्होंने अपने बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से खड़ा रहने लायक वहां पे जगह बनाई। खुशी से इस पल में बिचेंद्री पाल को अपने माता पिता का ध्यान आया और वे घुटनों के बल नीचे बैठ गई। उन्होंने अपने एक थैले में से लाल रंग के कपड़े को निकाला जिसमें हनुमान जी की फोटो थी। उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ी, अपने माता पिता को याद किया और बिचेंद्री पाल कहती कि जैसे वह उठी उन्होंने अपने हाथ जोड़े और वह अपने रज्जू नेता अंगदोर्जी के प्रति आदर भाव से झुकी। अंगदोर्जी जिन्होंने बिचेंद्री पाल को प्रोत्साहित किया और लक्ष्य तक पहुंचाया। बिचेंद्री पाल ने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई भी दी। उन्होंने बिचेंद्री पाल को गले से लगाया और उनके कानों में फुसफुसाया कि दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, वह बहुत प्रसन्न है।
कर्नल खुल्लर उनकी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। विचेंद्री पाल को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि वे विचेंद्री पाल की इस अलग प्राप्ति के लिए उसके माता पिता को बधाई देना चाहते हैं। वे बोले कि देश को विचेंद्री पाल पर गर्व है और अब वह एक ऐसे संसार में वापस जाएगी जो उसके द्वारा अपने पीछे मुड़े हुए संसार से एकदम अलग होगा। तो बच्चों, ये था हमारा एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पाठ का सार। धन्यवाद।